बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने रेस्पिरेशन का पहला पार्ट ग्लाइकोलाइसिस पे जस्ट स्टार्ट किया था और ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट तक हम पहुंच गए थे। इतना हिस्सा जो हमने कल स्टडी किया था इसमें आपने नोट किया कि एटीपी यूज हुई थी और इस लिहाज से ये एंडोथर्मिक रिएक्शन था सब तक। और उसके बाद जब हम आगे जाएंगे इसको स्टडी करेंगे तो उसमें हम नोट करेंगे कि हम उसमें नोट करेंगे कि एनर्जी कुछ यील्ड होगी, कितनी होगी वो एक अलग मसला है, लेकिन बहरहाल उसमें एनर्जी यील्डिंग तो प्रोसेस होगा, जो मालिक्यूल बनेंगे उसमें एनर्जी मौजूद होगी जो कि हासिल की जा सकती है। बहरहाल सॉल्व का दूसरा हिस्सा जो हम अब स्टडी करने लगे हैं वो आपके सामने फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। मैं कल बता चुका हूँ कि पुरानी बुक्स में डाइफॉस्फेट और न्यू बुक्स में बिसफॉस्फेट का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये एक जैसे ही हैं। अब अगले स्टेप में सबसे पहले ये मालिक्यूल जो इसका जो नाम खुद बता रहा है फ्रुक्टोज डिसफॉस्फेट जो है बिसफॉस्फेट, ये एक ऐसा मालिक्यूल है जो जस्ट लाइक ग्लूकोज है, यानी 6 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन अब यहाँ पे पहली बार इसकी स्प्लिटिंग होने लगी है, ये ब्रेक डाउन होने लगा है, ये टूटने लगा है। और जब ये टूटेगा तो दो मालिक्यूल बनेंगे और उन मालिक्यूल्स के जो नेम्स हैं वो आपके सामने डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब अगर आपके पास पेल्जर है तो पेल्जर 188, और अगर कोई और बुक है तो उसको मैच करना है। अगर आपके पास एफएससी की बुक हो तो आप नोट करेंगे कि उसने वहां पे इससे आगे रिएक्शन सारे के सारे डुप्लीकेटेड दिखाए हुए। और वो ज्यादती थी कि इंटरडायल के ऊपर आप बच्चे को इतना ज्यादा मटेरियल दे रहे हैं जो उसके लिए कवर करना मुश्किल होगा। हालांकि उसका बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे एक लाइन के अंदर लिख के बताया जा सकता है कि इससे ऑनवर्ड जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स बड़े आसान के साथ क्वेश्चन को डुप्लीकेट कर लें, उनको दो बार लिखने की बजाय जस्ट उसको ट्वाइस कर लें तो वो जो कुछ लिखा हुआ था इंटर लेवल के ऊपर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। जी, अब रिएक्शन की तरफ आते हैं वापस दोबारा। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 6 कार्बन शुगर है, ये ब्रेक हो रही है, स्प्लिट हो रही है, ब्रेकेज हुई है। उसको क्लीवेज या क्लीवेज रिएक्शन बहुत से नाम दिए जाते हैं, किया गया और दो मालिक्यूल बने हैं। ये वो दो मालिक्यूल हैं जो बायोकेमिस्ट्री की बेस पे हैं। मैंने बायोकेमिस्ट्री की बेस इसलिए कहा कि जब आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वो सारी की सारी बायोकेमिस्ट्री डिपेंड करता है कौन सी बुक थी उसमें। अगर कार्बन से शुरू किया जा रहा हो तो कार्बोहाइड्रेट में ट्रायोस जो स्टार्ट होता है वो ट्रायोस से होता है। ये दोनों ही ट्रायोस शुगर्स हैं, यानी डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वो मॉलिक्यूल हैं जो बेस हैं ट्रायोस शुगर्स का। ये दोनों आइसोमेरिक हैं। आइसोमेरिज्म चूंकि आपने पढ़ा हुआ है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अच्छा, इनके जो एब्रीवेशन है मैं उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि एफएससी की बुक्स पे है जो आपने पढ़ी हुई है, बिनाउटस बुक की जो बुक थी उसमें इसके नामों में कुछ गड़बड़ थी। उन्होंने इसकी स्टैंडर्ड एब्रीवेशन से हट के कुछ नाम दिए हुए थे और वो नाम हमारे लिहाज से जो है या जो अदर बुक्स के लिहाज से ठीक नहीं है। डाई हाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट के लिए, क्योंकि लंबा नाम जब आप बार बार लिखना पड़े ये असूल है, ये हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर एक नेम बार बार आ रहा हो और काफ़ी लंबा हो तो हम उसको एब्रीवेट करते हैं। जैसे साइंटिफिक नेम है, आपको याद है जेनेरिक नेम का पहला लफ्ज कैपिटल और उसके आगे स्पीशीज का नाम, जैसे ई कोलाई का लफ्ज हम बार बार यूज करते हैं जहाँ इस्तेमाल हो पुराने लिखने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। अब इतना लंबा नाम बार बार लिखने की बजाय जस्ट DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ऐसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P। और भी एब्रीवेशन याद रखिए कि मुख्तलिफ ऑथर्स मुख्तलिफ एब्रीवेशन यूज कर सकते हैं, डिपेंड करते हुए आप किस बुक को फॉलो कर रहे हैं, कौन सी बुक आपके पास है, मुख्तलिफ एब्रीवेशन मौजूद हो सकते हैं। बहरहाल ये दोनों मालिक्यूल जो बने हैं DHAP और G3P,
बोथ आर आइसोमेरिक और एक एंजाइम इनको इंटर कन्वर्ट कर सकता है। आइसोमेरेज ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम का नाम है, जो इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जब तस्वीर में तो अगरचे वो डबल हेड एरो के साथ दिखा दिया गया हुआ इसको, लेकिन आगे रिएक्शन सारे के सारे G3P से दिखाए गए हैं, यानी जो डाइहेड्रल एस्ट्रोफॉस्फेट है वो G3 में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसके आगे आपके तमाम रिएक्शन डबल हो जाएंगे, सारे के सारे रिएक्शन डबल होंगे। तो हर चीज़ जो पैदा हो रही है, मसलन पायरुविक एसिड के मालिक्यूल दो मालिक्यूल बनेंगे, क्योंकि DHA पे भी G3P में कन्वर्ट हो गया है। यही वजह है कि एंड के ऊपर आपको पायरुविक एसिड के 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब दो ऐसी दो ATP शो की गई हैं और ऑनवर्ड जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी ऐसे ही शो की गई हैं। ये था जी वो डुप्लीकेशन वाला स्टेप या प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आइए। ग्लिसरीड 3 फॉस्फेट की एपिब्राइजेशन हो रही है और यहाँ पे बहुत गौर से देखने वाली चीज़ है, साइड एक्शन में फॉस्फोरिक दो दो का मतलब है दो मालिक्यूल, जहाँ पे टू लिखा हुआ है इसका मतलब है टू मालिक्यूल्स ऑफ H2PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड हिस्सा ले रहे हैं। टू मालिक्यूल्स NAD प्लस के आ रहे हैं, NAD ऑक्साइड फॉर्म में है। और जो चीज़ बन रही है वो है टू NADH2 मालिक्यूल, दो मालिक्यूल बने हैं NADH2 के, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है। पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड, मशहूर कोएंजाइम। बल्कि अगर ये कहा जाए कि बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिसका जिक्र आता है वो यही NAD है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा गलत कंसेप्ट है हाई एनर्जी, उसके लिहाज से देखें तो ये वेरी हाई एनर्जी कंपाउंड, इसमें ATP से भी 3 गुना से भी ज़्यादा एनर्जी होती है। इस अकेले मालिक्यूल में ATP से 3 गुना से भी ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है। और ये दो क्यों हासिल हुए हैं दोबारा नोट कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो था DHA वो कन्वर्ट हो गई DHP में, इसलिए हर जगह पे रिएक्शन डुप्लीकेट हो। जो चीज़ बनी है ये होने के बाद वो है 1,3 डिस डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसका मोमेंट डाई की जगह पे डिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड लफ्ज़ मौजूद होगा, उसके आगे 2 लिखा हुआ है और 2 का मतलब है दो मॉलिक्यूल हासिल हुए हैं, जिसकी वजह बयान की जा चुकी है। अगला स्टेप, इसकी एपिब्राइजेशन हो रही है और उसके साथ साथ एक और बहुत अहम चीज़ हो रही है, और वो अहम चीज़ है कि दो ADP आ रही हैं और दो ATP हासिल हो रही है। ये हमें जो एनर्जी डायरेक्ट हासिल हो रही है यहाँ पे, ये वो पहला स्टेप है, चूँकि इससे पहले दो ATP ऑलरेडी यूज हो चुकी थी, यहाँ पे दो ATP प्रोड्यूस हो रही हैं इस स्टेप में। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, उसमें जो फॉस्फेट निकला वो ADP के साथ मिला और ATP के इस तरह से दो मॉलिक्यूल पैदा हो। अब इस लिहाज से एनर्जी यील्डिंग स्टेप था, इट वाज एनर्जी यील्डिंग स्टेप, इससे पहले वाला भी ऐसा ही था। नेक्स्ट, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ, जिसका मतलब है इसका फॉस्फेट ग्रुप ने अपनी पोजीशन चेंज किया। फॉस्फोरिक एसिड जो मौजूद था कार्बन 3 पे, वो कार्बन 2 पे चला गया है, ये भी मॉलिक्यूल दो ही रहेंगे। और आखिरी स्टेप में जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो फास्फोइनोल पायरुवेट PEP, इसकी एब्रिविएशन फास्फोइनोल पायरुवेट की स्टैंडर्ड एब्रिविएशन पेप है, PEP। ये भी हाई एनर्जी यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला कंपाउंड है, पेप में कन्वर्ट हो गया। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड दो मॉलिक्यूल हैं। आखिरी स्टेप ग्लाइकोलिसिस का जो आखिरी स्टेप है, अब इसके साथ दो ATP रिएक्ट कर रहे हैं, पायरुवेट काइनेज एंजाइम का नाम है, दो ATP बन रहे हैं और पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल हासिल हो गए। ये है जी ऑल अबाउट। अब इसमें नोट कीजिएगा, अगर यहाँ पे इसने हर जगह पे वो लोग सवाल नहीं किया हुआ, हर वो जगह जहाँ पे ATP बन रही हो या टूट रही हो, यूज हो रही हो या पैदा हो रही हो, वहाँ पे एंजाइम हमेशा काइनेज हो। और वो जगह जहाँ पे NADH बना है, यहाँ पे एंजाइम का नाम डीहाइड्रोजिनेज है, ग्लिसरॉल-3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे इसके एंजाइम का नाम है। ये था जी एक स्पेसिफिक पॉइंट इसके रेफरेंस से। इसमें जहाँ पे पेप बना है फास्फोइनोल पायरुवेट, मैंने अभी कहा था कि जो पेप है ये भी हाई एनर्जी कंपाउंड है,
और ज़ाहिर इससे आगे भी एटीपी की फॉर्मेशन का अमल हो रहा है। अब यहाँ तक हमारा ग्लाइकोलिसिस तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब चूँकि हमें ख़ास तौर पर पॉइंट आउट करना है बैक्टीरिया के रेफरेंस से, अगर हम एनिमल या प्लांट की बात कर रहे हों तो नोट कीजिएगा पूरे साइटोप्लाज्म में और पेरिफेरल स्पेस। डू यू नो व्हाट इज पेरिफेरल स्पेस? तो बताना चाहेगा जी, व्हाट इज पेरिफेरल स्पेस? नो वन वांट टू टेल? कोई नहीं बताना चाह रहा? सर ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस तो नहीं? नो। सर ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको कहते हैं शायद। ये जॉब किसने दिया जी? मैंने ग्लासेस नहीं लगाई है। जॉब किसने दिया ये वाला? सर मरियम। मरियम जी। आप लोगों ने तुक्के लगाना शुरू कर दिए हैं, और याद रखिए साइंस में तुक्के जरा कम ही चलते हैं। और कोई जी? चलो मैं एक और रोज बोल रहा हूँ। व्हाट इज आउटर चैम्बर? सर आप एनिमल सेल कर रहे हैं? हो सकता है मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ। सर माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है ना स्पेस, मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे। चलें, आपकी बात कुछ कुछ ठीक हो गई है। अक्सर का जवाब दुरुस्त है जी, नोट कर लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर और इनर। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस है वो आउटर कंपार्टमेंट, आउटर चैम्बर, एक्सटर्नल चैम्बर, बहुत से नाम उसको दिए जाते हैं। पेरिफेरल स्पेस किसी का नाम है। यहाँ भी ग्लाइकोलाइसिस हो सकती है। गौर कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के बाहर और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है वहाँ भी ग्लाइकोलाइसिस हो सकती है। और बैक्टीरिया में चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं इसलिए उनके पूरे साइटोप्लाज्म में हो रही है हर जगह। ये था जी ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट वो इस लिहाज से डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगरचे आपके सिलेबस ने एन एरोबिक रेस्पिरेशन को मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन बुक में मौजूद है। अगर किसी भी एग्जामिनर ने कभी पूछ ली तो आप फिर ये ना कीजिए कि हमें तो ये पता ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं इसके बारे में। आपने लोअर क्लासेस में और खासतौर पर क्लास 3 में बायोकेमिस्ट्री में रेस्पिरेशन पढ़ी हुई है, सारी की सारी 3-4 जहाँ भी पढ़ी हुई है। तो याद रखिएगा कि जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन है, पायरुविक एसिड से आगे एक दो स्टेप्स होते हैं, क्योंकि जो आपने पढ़ी हुई है आपने सिर्फ दो पढ़ी हुई है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नाम से और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। याद रखिए दुनिया में अब तक मैनी टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन डिस्कवर हो चुके हैं। दर्जनों के हिसाब से मुख्तलिफ मालिक्यूल तैयार किए जा रहे हैं बैक्टीरिया और यीस्ट की वजह से, और वो सारे के सारे ही इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस से ये होते हैं जो पायरुविक एसिड को अदर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। जिसमें सबसे मशहूर नंबर 1 पे तो इथाइल अल्कोहल है, नंबर 2 पे लैक्टिक एसिड है, प्लस बहुत से रिएक्शन के तौर पर इससे अदर केमिकल्स भी तैयार हो सकते हैं और बहुत से बैक्टीरिया और फंगस ऐसा करते हैं। बहरहाल ये था जी जनरल इसके हवाले से। लेकिन याद रखिएगा कि पायरुविक एसिड तक जो हमने पढ़ा है यहाँ तक देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, और इसके आगे अगर आपने बनाना है, अल्कोहल बननी है, लैक्टिक एसिड बनना है, सिट्रिक एसिड बनना है, तो तब भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। यानी ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज पार्ट ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे हमने इसके एनर्जी यील्ड पे बहस करते हैं थोड़ी सी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये प्रोसेस हो रहा था यानी ग्लाइकोलाइसिस वाला, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यूटिलाइज हुए हैं फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और जैसे कि आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी पैदा हुए उस स्टेप में जिसमें 1,3 डिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, और 2 मॉलिक्यूल लीड हुए हैं जब पेप से पायरुविक एसिड बना है यानी 4। अब ये समझिए कि -2 + 4, -2 का मतलब 2 एटीपी यूज हुई है और +4 का मतलब 4 यील्ड हुई है। अलजेब्रिकली सम करेंगे तो आपको एक्चुअल यील्ड मिलेगी 2 एटीपी, अगर आप यही बैलेंस करना चाह रहे हैं। अगर आपने एंड में बैलेंस करना है पूरे रेस्पिरेशन के तो वहाँ भी फिगर्स यही है। लेकिन इस पर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
यहाँ पे दो मॉलिक्यूल NADH के भी पैदा हुए, NADH2 लिखा जाता है आमतौर पर, NADH कह सकते हैं, लेकिन NADH2 उसका जो है जो मॉलिक्यूल का नाम है। ये दो मॉलिक्यूल पैदा हुए रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH। जैसे मैंने जिक्र किया था कि इट इज़ वेरी हाई एनर्जी, चूँकि इसकी एनर्जी यील्ड बहुत ज़्यादा है, और इफ एनीवन रिमेंबर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक NADH से 3 ATP हासिल होता है। एक NADH की फर्दर प्रोसेसिंग के जरिए ATP के 3 मॉलिक्यूल हासिल होते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए जो मॉलिक्यूल बने हैं इसमें वो बहुत हाई एनर्जी वाले हैं। जो इसमें बना है पायरुविक एसिड, उसके अंदर भी काफ़ी सारी एनर्जी मौजूद है। आसान ज़बान में ये कह लीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस ने ग्लूकोज की बहुत थोड़ी सी एनर्जी हासिल की है, ज़्यादा एनर्जी अभी भी उसके अंदर पड़ी हुई है, मौजूद है, या उन मॉलिक्यूल मौजूद है जो इसके जरिए फॉर्म हुए, और वो एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए और पहले क्रेब्स साइकिल और फिर ETC के जरिए हासिल कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ तक हमारा क्वेश्चन का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया जी, और ये था ग्लाइकोलाइसिस। अब ये चूँकि बहुत ही मशहूर क्वेश्चन था, अब आई एम नॉट श्योर, चूँकि बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, क्या आपने पेंटोस फॉस्फेट शंट पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा होगा पहले से? सर पढ़ा था। पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। ये अक्सर जवाब दिया है, अ, इसलिए अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो, चूँकि यहाँ पे सिलेबस में मेंशन नहीं है, बुक ने दिया हुआ है, एक बार उसको जस्ट रिव्यू कर लीजिएगा। क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है, क्योंकि जो अभी तक हमने देखा है कि हमारे जो पेपर्स बन रहे हैं उसमें इस तरह के स्टार्ट क्वेश्चन जरा कम कर ही दिए जाते हैं। पर ये था जी, हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब हमने अगले हिस्से में, यहाँ पे इसने परमुटेशन भी दी हुई है। मैं पहले बता चुका हूँ कि सिलेबस में परमुटेशन मेंशन नहीं है, मैंने इसका जिक्र कर दिया है, आपने पहले से पढ़ी हुई है, लेकिन बहरहाल सिलेबस के अंदर एनारोबिक उसका मेंशन नहीं किया। इससे आगे हमारा अगला स्टेप शुरू हो जाएगा, और ज़ाहिर है वो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। पायरुविक एसिड बन गया, अब इससे आगे हमने चलना है एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ, जिसके दो स्टेप्स हैं, आप दोनों के नामों से वाकिफ हैं, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन क्रेब्स साइकिल में जाने के लिए एक रिएक्शन होना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बेशतर केसेस में उसको क्रेब्स साइकिल से पहले रिएक्शन का नंबर दिए बगैर क्रेब्स साइकिल रिएक्शन को नंबर दिया जाएगा, इसको नंबर नहीं दिया जाएगा, या इंटर की बुक में इसको सेपरेट स्टेप, मेजर स्टेप के तौर पे दिया गया था। लेकिन बहरहाल वो प्रीलिमिनरी रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल होने के लिए उसका होना जरूरी होता है, और उसके जरिए वो जो पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है एसिटाइल को एक ही फॉर्म में, और हमने उसी को आगे आज पहले डिस्कस करना है, और जिसके बाद हम आगे की कोशिश। एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, आप ये डिपेंड करता है जब आपने बायो हिस्ट्री पढ़ी थी वहाँ पे डिस्कस हुआ कि नहीं हुआ। जब पायरुविक एसिड एंटर होता है, यानी वो रिएक्शन करता है और एंटर होता है जाके उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, जो हम जिक्र कर चुके हैं कि बेसिकली जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब यहाँ से बनने के बाद जब इसने माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है फॉर फर्दर रिएक्शंस, क्रेब्स साइकिल में हिस्सा लेने के लिए, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन में भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो एनर्जी हम उस एनर्जी बैलेंस में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे पूरी रेस्पिरेशन का एनर्जी बैलेंस शीट जब दी जाएगी वहाँ पे इसका जिक्र किया जाएगा कि वो एनर्जी जो बाजार ज़्यादा पैदा हो रही है एक्चुअली वो कम क्यों हुई है, मॉलिक्यूल्स कम क्यों बने हैं, वहाँ पे इसको मेंशन किया जाएगा, वो उसकी एंट्री के लिए रिक्वायर्ड है। हाँ जी, अब जैसा कि बात हो चुकी है, हमने जाना है पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एक ही फॉर्मेशन की तरफ, वो एक अहम रिएक्शन जिसकी मदद से एनर्जी हासिल की जाती है। चूँकि रूटीन में मेजॉरिटी जानदार इस्तेमाल कर रहे होते हैं ग्लूकोज को या किसी और कार्बोनेट को, ग्लूकोज ब्रेक हो पायरुविक एसिड बनना, इस पायरुविक एसिड को एसिटाइल को में कन्वर्ट करना और फिर इसको क्रेब्स साइकिल में ले जाना, ये हमारा मेन स्टेप है, मेन क्वेश्चन है कह लीजिए। आपकी बुक में यानी पेल्सर के अंदर ये आपको मिलेगा पेज नंबर 186।
गो टू पेज नंबर 186। जी, अगर बुक आपके पास है तो निकाल लीजिए उनका टॉपिक को। अगर कोई और बुक है, अगर आपके पास इसके अलावा कोई और बुक है तो आप उसके मुताबिक जहाँ भी है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसने इसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है। बेल्जर ने रिएक्शन को बहुत सिंप्लीफाइड दिया हुआ है, जबकि एक्चुअल रिएक्शन इतना सिंपल नहीं होता बल्कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये किसी के पास इसके अलावा और कोई बुक है कि नहीं है इस वक्त, या किसी के जहन में हो? चले बहर जो मैंने आपको पेज बताया वो पेज निकाल लीजिए। हम इस पार्ट की तरफ आ रहे हैं कि पायरुविक एसिड इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये रिएक्शन कैसे होता है? पहले इस रिएक्शन की देखिए, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। अब फिर वही बात है कि चूंकि पेल्जर बेसिकली बायोकेमिस्ट्री की बुक नहीं है, उसने तो जस्ट मेंशन कर दिया कि ये बन गया है। ये इतनी आसानी से नहीं बनता, इसको एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंट्रोल कर रहा है। और आज फिर मुझे देखना है जी कि अक्सा और आमना और मारिया और कोई और अगर कोई कम्पीट करना चाह रहा है जी, उमर और हसन में से कोई है, क्या आप इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं? ये रिएक्शन क्यों कॉम्प्लिकेट मैंने कहा है, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है? क्योंकि बायोकेमिस्ट्री आपने इससे पहले पढ़ी हुई है, जैसा कि अक्सा के जवाब से नजर आ रहा था। सर इसमें जो एंजाइम यूज होता है ना वो 4 आई थिंक सब यूनिट से मिलके बना होता है और वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस वजह से ये रिएक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सर नाम याद नहीं है उसका वैसे ऑनेस्टली। जी बिल्कुल ठीक है जी, अक्सा ने बिल्कुल ठीक ठीक बहुत हद तक ठीक, थोड़ी सी मिस्टेक है उसमें लेकिन बहुत हद तक उसने ठीक बात की है और इसका मतलब अक्सा वाकई मेहनत कर रही है। और कोई जी कम्पिटेंट्स? आमना, मारिया, हसन, उमर, सबा, मरियम, फरवा, ऑल स्लीपिंग, समिया, मजर। जी सब सो गए। ये नादा गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। अल्लामा इकबाल ने आप ही के लिए कहा था, ये शेर अल्लामा इकबाल ने आप ही के लिए कहा था, याद रखिए। ये नादा गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। जी ये कुछ लोग बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही मुझे। उस्मा आप कुछ कह रही हैं लेकिन आपके माइक में शो हो रहा है, आवाज में शोर आ रहा है, सिर्फ वो कुछ नहीं आ रहा। माइक्स बंद कर दीजिए। चलें, अब चूंकि अक्सर ने बिल्कुल सही ऑनेस्टली बता दिया कि एंजाइम्स के नेम याद नहीं, मैं नाम बोल रहा हूँ। ये चूंकि एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, एंजाइम का कॉम्बिनेशन कह लीजिए, जो इस रिएक्शन को कंट्रोल करता है। मैं और चूंकि यहाँ पे शो नहीं किया गया हुआ, तो ये इसमें कल्चर में चूंकि मौजूद। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। जी समिया का जवाब है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। आपका एक जवाब, चूंकि एक हो गया ना, ये एक से ज्यादा है साथियों में। आपकी ये बात दुरुस्त है जो आपने कहा है, आपकी बात यहाँ तक जहाँ तक आपने बताया है वो दुरुस्त है। चलो पहले मैं नाम बोल रहा हूँ जी। याद रखिए जहाँ पे लफ्ज आ जाए डीहाइड्रोजिनेज, उसका मतलब है कि मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोजन के एटम पहले रिमूव किए गए। तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। पायरुविक एसिड के साथ NAD रिएक्ट कर रहा है और NADH2 बन रहा है, यानी इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं। जहां भी हाइड्रोजन निकल रहे हों वहां पे जो एंजाइम होगा वो डीहाइड्रोजिनेज ही होगा। चुनांचे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज वो सब यूनिट है जो कि ये काम करता है। इसमें यह जो दुरुस्त हो गया। अब दूसरी चीज उसमें शो नहीं की गई, दूसरी चीज जो इसमें शो नहीं की गई है वो है इसमें एसिटाइल को ऐड हो रहा है। रिएक्शन में शो नहीं किया गया। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो बायोकेमिस्ट्री की बुक निकाल के चेक कीजिएगा। एसिटाइल को इसमें साइड से आएगा और आने के बाद अटैच हो जाएगा उसके साथ, और सॉरी जो चीज आएगी वो कोएंजाइम ए होगा।
जो चीज साइड से आएगी वो होगा को एंजाइम ए, वो रिएक्ट करेगा पायरुवेट एसिड के साथ, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो रहा है चूंकि, और इसको कन्वर्ट कर देगा एसिटाइल को, यानी खुद उसके हिस्सा बन जाएगा। अब ट्रांस एसिटाइलेज, उस सब यूनिट का नाम होगा ट्रांस एसिटाइलेज। एक चीज और जो यहाँ होनी चाहिए थी, शो करनी चाहिए थी, शो नहीं की गई है, मैं उसका जिक्र करने लगा हूँ। यहीं पे अगर आप बायोकेमिस्ट्री को देखेंगे तो आपको CO2 निकलती हुई नजर आएगी। अगर आप बायोकेमिस्ट्री की बुक को देखेंगे तो आपको इसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हुई नजर आएगी। अब जरा गेस कीजिए एंजाइम का नाम क्या होना चाहिए? सर डी कार्बोक्सिलेज। जी बिल्कुल ठीक है जी, ये धक्का स्टार्ट जॉब था और जॉब बिल्कुल ठीक है जी, इसमें अक्सा का जॉब दुरुस्त है। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये तीसरा सब यूनिट है एंजाइम का, जो इसमें से CO2 को रिमूव करता है। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने शुरू किया था ग्लूकोज से, ग्लूकोज टूटा, जब पहली बार टूटा तो 2 मॉलिक्यूल बने थे 3 कार्बन वाले, एंड में बना पायरुवेट एसिड, वो भी 3 कार्बन है। यहाँ पे इस लिंक रिएक्शन में पायरुवेट में से पहली CO2 निकल आई है। पायरुवेट 3 कार्बन था, एसिटाइल कोए 2 कार्बन है, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में यहाँ से निकली गई है, जो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम ने इसमें से निकाल ली है इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के दौरान। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब रेस्पिरेशन होती है तो उसमें CO2 पैदा होती है, उसकी पहली प्रोडक्शन यहाँ पे है। अब चूंकि हम यहाँ पे सिंगल पायरुवेट एसिड शो कर रहे हैं, ग्लूकोज की अगर बात करेंगे तो वहां से 2 पायरुवेट एसिड आए थे, तो 2 CO2 के मॉलिक्यूल बनेंगे। जहाँ पे एनर्जी लिखा है यहाँ पे 2 एनर्जी पैदा होंगे, जहाँ पे कोएंजाइम ए आया, वो एक नहीं बल्कि 2 कोएंजाइम ए आएंगे। अगर हम पूरा रिएक्शन ग्लूकोज के लिहाज से शो करें, एक ग्लूकोज से, अब यूँ कह लीजिए एक ग्लूकोज से क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगा, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से जो क्रेब्स साइकिल है वो 2 बार चल सकेगा, यानी हर चीज डुप्लीकेट हो जाएगा जो कुछ भी इसके अंदर दी गई है। जी, ये था जी हमारा वो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि लिंक करता है। और इसमें भी आपने देखा है कि 2 NADH के मॉलिक्यूल पैदा हुए हैं, रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH पैदा हुआ है। और पहली बात हो चुकी है कि ये कोएंजाइम बहुत ही कीमती होता है, ये सेल का प्रोटॉन कैरियर भी है, ये हाई एनर्जी कंपाउंड भी है। और अब इस तस्वीर में चूंकि जी जो खास खासियत है फर्जर की, इसने क्रेब साइकिल के अंदर ही रेस्पिरेटरी चेन को घुसा दिया, और अब देख सकते हैं कि उसने जो NADH उसको सीधा चेन में ले लिया। अब उस चेन में क्या होगा वो शो नहीं किया गया, वो अलग क्वेश्चन है जो आगे दिया गया होगा कहीं पे। एक NADH से 3 मॉलिक्यूल ATP हासिल होते हैं, और इस वजह से बहुत ही कीमती मॉलिक्यूल। पहला हमारा ये वाला रिएक्शन कंप्लीट हो गया, लिंक रिएक्शन। और अब हम आ रहे हैं क्रेब्स साइकिल की तरफ। आज इसका तो तारुफ हो सकेगा, क्योंकि टाइम 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 कितना है जी, 32 मिनट्स, और बस तकरीबन 8 मिनट का टाइम बाकी है, 8 मिनट 7 32.16 बिल्कुल 7.5 मिनट 7 मिनट का टाइम हमारे पास है सिर्फ। उसका ये पूरा नहीं होता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितना हो जाए इसको कंप्लीट कर। सबसे पहले बंदे का नाम सर हैंस क्रेब्स, बंदे का नाम है। सर का खिताब बरतानिया का रवाज था, जो लोग बहुत कोई अहम काम करते उनको सर का खिताब दिया जाता था, और उनको ये खिताब हासिल हुआ। अब इसकी डिटेल्स तरफ जा रहे हैं हम। एसिटाइल को ए, ये प्रोसेस जैसे पहले आप जानते हैं, पहले जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर हो रहे हैं। क्रेब साइकिल के प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहे हैं, और ये तमाम रिएक्शन जिनको हम स्टडी कर रहे हैं एरोबिक है, यानी ऑक्सीजन का होना शर्त है। ऑक्सीजन होगी तो ये होंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये नहीं होंगे। अगर ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल डायरेक्टली ETC में हो रहा है, लेकिन उसका होना इसके रिक्वायर्ड। जी, पहला स्टेप, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहले से मौजूद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA, it is 4 carbon compound. Oxaloacetic acid is a 4 carbon compound। ये और एसिटाइल को दोनों मिल रहे हैं, इन दोनों के मिलने से जो चीज बन रही है सिट्रिक एसिड। याद रखिएगा जो असल रिएक्शन है बायोकेमिस्ट्री के वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंप्लीफाइड। 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन दोनों मिले हैं, और जो चीज बनी है मॉलिक्यूल का नाम है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बहुत ही मशहूर केमिकल है,
अब इसके बारे में मैं कुछ बताऊं या आप कुछ बताएंगे जी? तो बताना चाहेगा बायोकेमिस्ट्री के रेफरेंस से? Anyone who remembers citric acid? चलो सर्दी का मौसम ज्यादा भूल चुका है। सर्दी में ऑरेंज और जी सर। अफ्तारी में लेमन। जी किसने लेमन यूज किया अफ्तारी में इस बार के नहीं? जी सर। उनके अंदर जी बल्कि उसमें जो लेमोनेड है उसमें लेमन के अंदर ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है और इसकी डिस्कवरी अब से कम बेश को 300 साल पहले हो गई थी। एक केमिस्ट ने लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड डिस्कवर किया था और याद रखें कि लेमन में बहुत सा क्रैब साइकिल हो रहा होता है, उसमें बहुत से एसिड इकट्ठे जाते हैं। वो तमाम फ्रूट जो खट्टे होते हैं उनमें एसिड ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। इनमें सिट्रिक एसिड बहुत प्रोमिनेंट है। सिट्रिक एसिड की बाकी प्रॉपर्टीज आप अपनी बाकी से पढ़िए, मैं यहाँ पर नहीं करना चाहता। नेक्स्ट स्टेप, सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है आइसोसिट्रिक एसिड में, आइसोमराइजेशन रिएक्शन में। अगला प्रोसेस फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कीजिए जी। अब यहाँ पे चूंकि नंबर नहीं लिखे हुए, नोट करें सिट्रिक एसिड इज 6 कार्बन एसिड। सिट्रिक एसिड इज 6 कार्बन एसिड। ये कन्वर्ट हुआ आइसोसिट्रिक एसिड में, वो भी 6 कार्बन एसिड है। अब अगले स्टेप में बन रहा है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये 5 कार्बन एसिड है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इज 5 कार्बन एसिड। जो एक कार्बन है वो निकल गया है और आइसोसिट्रेट डी कार्बोक्सिलेज एक नाम, और इसी रिएक्शन में NADCND बन रहा है। चुनाचे जो एंजाइम है वो डी हार्डनेस एक्टिविटी शो कर रहा है और डी कार्बोक्सिलेशन भी साथ साथ हो रही है और NADH का इस्तेमाल हम पहले पढ़ चुके हैं। ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है क्योंकि इससे आगे मुख्तलिफ अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन भी हो सकती है। ये पॉइंट मेटाबॉलिज्म वाले चैप्टर्स में आपने कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि नहीं, याद है किसी को? सर आपने क्या पूछा है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का मेटाबॉलिक रोल किसी और लिहाज से कहीं किसी ने पढ़ के याद रखा हो? जी सर, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन से बनते थे अमीनो एसिड्स। जी बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाए नेक्स्ट स्टेप में। अल्फा कीटोग्लूटारिक, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको साथ साथ नोट करते हैं। ये 5 कार्बन के जो हिंट्स होते हैं ये याद रखते हैं, बाद में काम देते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन है। इससे नेक्स्ट स्टेप में जो चीज बन रही है वो है सक्सिनाइल CoA। सक्सिनाइल CoA, यहाँ पे एक बार फिर CO2 भी निकल रही है और NADCNH बन रहा है, यानी वैसे ही हुआ है, डिहाइड्रेशन भी हुई है, डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई है। एंजाइम बेसिकली डिहाइड्रेज ही है दोनों, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेज है। लेकिन दोबारा नोट कीजिएगा कि एक CO2 निकल गई है आइसोसिएट से अल्फा के दरमियान में और दूसरी अल्फा कीटो से लेकर सक्सिनाइल के दरमियान दूसरी CO2 निकल गई। एक CO2 पहले निकल गई थी, इसका मतलब है ग्लूकोज से जो पायरुवेट एसिड बना था सक्सिनिक एसिड तक आते आते, सक्सिनाइल CoA तक आते आते उसमें से जो तीनों कार्बन जो है वो गायब हो चुके हो गए, यानी पायरुवेट एसिड खुद ब्रेक हो चुका है सारे का सारा और बाकी जो चीज थी वैसे वैसे चलती है। नेक्स्ट स्टेप, सक्सिनाइल CoA से सक्सिनिक एसिड बन रहा है। इसमें से भी एनर्जी जो निकली है वो फॉस्फोराइलेशन कर रही है GDP की और GDP से GTP तक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रेब्स साइकिल में डायरेक्टली जो है जी, जस्ट मिनट, मुझे एक मिनट के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ जिसकी वजह ये टाइम चूंकि बहुत थोड़ा सा रह गया, जो खत्म होने वाला है टाइम हमारा। सक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन तक हो गया। GTP के बनने का अमल यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। GTP का एक मॉलिक्यूल बना है। याद रखिए GTP और ATP दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, दोनों में एनर्जी इक्वल होती है और ये GTP ATP कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन GTP सेल में डायरेक्टली भी यूज हो सकती है। किसी को याद है कहाँ यूज होती है GTP सेल में? किस जगह पे यूज होती है, डायरेक्टली यूज होती है? फिजा आप अपना माइक बंद कर लें। सर वो हार्मोन्स के अंदर हमने पढ़ा था कि वहाँ पे यूज हो रही थी। कौन से हार्मोन में? सर ये याद नहीं आ रहा ऑनेस्टली। जी और कोई जी? टाइम इज ओवर, ये खत्म हो रहा है जिससे किसी को याद आया तो कुछ चीज शेयर कर सकते हैं। था
कहाँ पढ़ा था जी दोबारा? सर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का सिस्टम हमने पढ़ा था ना, वहाँ पे जीटीपी के जो 3 सर वो जहाँ पे साइक्लिक एएमपी नहीं। कन्वर्ट होती है। नहीं, आप किसी और जगह चले गए हैं, ये किसी और जगह पे आप चले गए हैं। वो हार्मोन में इंटरेक्शन के लिहाज से था, वो कुछ और चीज़ थी। जो मैं पूछना चाह रहा था वो